बच्चों, क्या सभी वर्ण मुख के एक ही भाग से बोले जाते हैं, एक ही स्थान से उच्चारित किए जाते हैं, या फिर अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं? जब आप किसी वर्ण को बोलेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि अलग अलग वर्णों को बोलते समय हमारे मुख के अलग अलग भागों को कार्य करना पड़ता है। कुछ वर्ण जो हैं जिनको बोलते समय आपके होठ ओष्ठ जो हैं वो मिल जाते हैं, कुछ को बोलते समय ये खुल जाते हैं, कुछ वर्णों को बोलते समय आपकी ध्वनि मुख के ऊपरी भाग से निकलती है, कभी आपके कंठ भाग से निकलती है। तो ये अलग अलग स्थानों से जो ध्वनियाँ निकलती है, इसके बारे में हमारे प्राचीन जो महर्षि हुए हैं उन्होंने भी रिसर्च किया। जब उन्होंने रिसर्च किया, क्योंकि वो ऋषि जो थे वो वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने जो अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए वो यहाँ आपके सामने दिए हैं। ये 8 भाग हमारे प्राचीन जो महर्षि है पाणिनि, उनके द्वारा बताए गए 8 भाग हैं कि जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो इन 8 भागों से वर्ण उच्चारित होकर के बाहर निकलते हैं। ये बताए हुए भाग किसके हैं? पाणिनि के द्वारा। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने वर्णों के उच्चारण स्थान कितने बताए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और भी इसी तरीके की वर्णों से संबंधित, उनके उच्चारण स्थान से संबंधित जो हमारी शंकाएं हैं, आज हम उनका समाधान यहाँ करने वाले हैं। मैं ओम प्रकाश, व्याख्याता संस्कृत, आज आपकी इन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ जो आज का टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से मतलब है कि वर्ण ये कौन से स्थान से उच्चारित होता है। तो यहाँ पाणिनि के द्वारा जो 8 नाम बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल और उर, ये 8 स्थान पाणिनि जी के द्वारा बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें व्यवहार में ये 7 ही स्थान आते हैं। इस स्थान से उच्चारित होने वाला कोई वर्ण हमें मिलता नहीं है। इसलिए अगर हम प्रयोग दशा की बात करें, व्यवहारिक दशा की बात करें, तो आप इन 7 स्थानों का ध्यान रखना है कि व्यवहारिक दशा में 7 स्थान हैं जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है। ये है मूल स्थान। कैसे स्थान है ये? मूल स्थान। अब इनके बाद में कुछ ऐसे स्थान भी बनते हैं जो एक स्थान से नहीं बोले जाते, 2-2 को मिला करके भी बोले जाते हैं। उनको भी इसमें समायोजित करेंगे हम। अगर उनको हम यहाँ समायोजित कर लेते हैं तो इनका स्थान हो जाता है 11 बन जाते हैं। लेकिन मूल तो 7 ही हुए। पाणिनि जी के द्वारा 8 बताए गए, प्रयोग दशा में 7 लाए जाते हैं। और अगर हम एक के अलावा एक से ज्यादा स्थानों से भी उच्चारित वर्णों की बात करें तो मिलाकर के हो जाते हैं 11। तीनों आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो दोस्तों, पहले हम इनको समझे कि ये कौन सी जगह होता है। कंठ आप जानते हो, जैसा कि आप देख रहे हो, कंठ इस भाग को कहा जाता है। अगर हम तालु की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा मुख विवर होता है, इस मुख विवर में जो ऊपर का भाग होता है, मुख विवर के अंदर जो ऊपर का भाग होता है, जिसको हम तालुआ भी कहते हैं, ये है तालु। ये हो गया कंठ, ये है तालु। अगर हम बात करें मूर्धा की, तो जो हमारे जो दांत होते हैं, दांतों से जस्ट ऊपर का, जो जिनको हम मसूड़े कहते हैं, दांतों के ऊपर का भाग होता है, इसको कहा जाता है मूर्धा। दांत आप अच्छे से जानते हो। ओष्ठ, होठ जो होते हैं, इनको ओष्ठ कहा जाता है। और नासिका जो है हमारी नाक है, इसको नासिका कहा जाता है। जिह्वामूल, जिह्वामूल से मतलब है जहां से हमारी जिह्वा का प्रारंभ होता है, कंठ के अग्रिम भाग से जो हमारी जिह्वा का प्रारंभ होता है, इस भाग को यहां जिह्वामूल दिया है, जहां से जिह्वा शुरू होती है।
ये 7 स्थान जो हैं ये प्रयोग दशा के हैं जहां से हम वर्णों का उच्चारण स्थान मानते हैं। आइए इनको विस्तार से यहाँ संस्कृत की जो सूत्र परंपरा है उस तरीके से यहाँ सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम कई बार क्या करते हैं, इसको रटंत विद्या से याद कर लेते हैं और रटंत विद्या से याद कर लेते हैं, हम देखते हैं ए का उच्चारण स्थान कंठ है और बाद में फिर उसको भूल जाते हैं, ए का था या आ का था या ई का था, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने सूत्र परंपरा के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। हम यहाँ एक एक बिंदु को लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ। कंठ के लिए जो सूत्र दिया है वो है अकुह विसर्जनीय कंठ, अर्थात कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? अ। कु से मतलब है कै वर्ग के सभी वर्ण, क ख ग घ न, ये कै वर्ग में आते हैं। और इसके अलावा है ह और विसर्ग। विसर्ग से मतलब है ये बिंदु, इनको विसर्ग कहा जाता है। इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? कंठ से होता है, यहाँ से होता है। जब आप इनको उच्चारित करते हैं तो यहाँ एक वाइब्रेशन की ध्वनि उत्पन्न होती है, अ क ह। तो ये सारे वर्ण जो हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। अब हम बात करें हमारा जो दूसरा उच्चारण स्थान है जिसको हमने नाम दिया है तालु। इसका जो हमारा सूत्र है वो है ईचु यसानाम तालु। अभी आपने दोस्तों जाना था तालव्य स्थान कौन सा होता है? तालवा, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला जो भाग होता है उसको, जो विवर ऊपर होता है उसको तालव्य कहते हैं। यहां से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ई। चू का मतलब है च वर्ग के सभी वर्ण, य यति वाला और ये स सलजम वाला। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ऊपर से बोलेंगे। जहां से च को बोलोगे वहां से ही स को बोलोगे, च। उसी तरीके से श, इस स को आप ऊपर से बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके तालव्य वर्ण। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा जो तीसरा उच्चारण स्थान है जिसको हमने नाम दिया है मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है इनको। और इसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। री यानी ऋकार, टू मतलब टे वर्ग, रे और ये वाला से। ध्यान रखें ये से हमेशा टे वर्ग के साथ चलता है और ई के जो च है इसके साथ हमेशा ये वाला चलता है। ये इनकी बाइंडिंग है अच्छी, तो ये आप भी ध्यान रखें। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। जैसे टंकार लगता है ना, घंटी की आवाज जैसे टंग से बोलती है वैसे ही इनकी आवाज ट ट, आपकी जिह्वा जो है वो मूर्धा पे आके लगेगी, ट ठ ड ढ, और यहीं से क्या बोला जाएगा? र। र बोलते समय भी आपकी जिह्वा दांतों के ऊपर जो मसूड़ है वहां आके लगती है, र, और यहीं से बोला जाएगा ये षटकोण वाला से। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से हुआ दोस्तों? मूर्धा से, जो दांतों के ऊपर का भाग होता है। अब हम बात करें अगले उच्चारण स्थान की जिसको हम कहते हैं दंत। इसका उच्चारण स्थान है, कौन कौन से वर्ण होते हैं? नृतु लसानाम दंत। नृतु लसानाम, आपने जब ह्रस्व वर्ण पढ़े होंगे तो वहां एक ह्रस्व वर्ण आता है लृ, लृकार। उस लृकार का उच्चारण स्थान, और तू का मतलब है तय वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके अलावा लय और सर्प वाला से। ध्यान रखें इस से
और तय वर्ग की बाइंडिंग है, इस से और तय वर्ग की बाइंडिंग है। तो ये दोनों एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। जब आपने संधि पढ़ी थी, व्यंजन संधि, तो वहां भी इनका उपयोग आपके समझ में आया होगा कि ये तय वर्ग और से में वर्ण बदलते हैं। तो वो आपको वहां भी ध्यान इसी आधार पे, इसी नियम के आधार पे है। तो आपने देखा लिकार, तय वर्ग, लय और से, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। बोल के देखें, जब आप बोलते हैं से तो आपकी जिह्वा आपके दांतों के या तो टच होती है या उनके बीच में आती है। बाकी वर्णों को आप बोल देंगे तय, तय बोलते समय जिह्वा दांतों के आगे लगती है। त, थ, द, ध, इन सभी को उच्चारित करते समय आपकी जिह्वा आपके दंत भाग पे आके लगती है, इसलिए इनको नाम दिया गया है दंत वर्ण। आप इनको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप जब इनका अभ्यास कर रहे होते हैं तब आप इन वर्णों को अभ्यास के साथ में उच्चारित भी करके देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से स्थायी हो जाएंगे। अगर हम बात करें ओष्ठ की बात, ओष्ठ वर्णों की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारा सूत्र है उपपदमानीय ओष्ठ। उपपदमानीय ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब आप समझ रहे हैं, ओष्ठ यानी होठ, यानी कि ऊ और पू का मतलब है, इसमें दो ऊ है, एक तो जो पै वर्ग है उसका पू का ऊ और दूसरा उपपदमानीय का ऊ, तो दोनों दीर्घ संधि हो गई है। तो पू का मतलब है पै वर्ग और आगे है उपपदमानीय। उपपदमानीय, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है। ऊ को तो आप समझ रहे हैं, और पू का मतलब पै वर्ग के प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों को भी आप आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर बात करें उपपदमानीय की तो शायद यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये उपपदमानीय क्या है? तो दोस्तों आपको यहां ध्यान रखना है, उपपदमानीय ये जो इस प्रकार की जो अर्ध विसर्ग मात्रा होती है, ये अर्ध विसर्ग है। विसर्ग आधा होता है और विसर्ग से भी आधा जो है ये अर्ध विसर्ग होती है। अगर ये चिन्ह पै या फै इन दोनों में से किसी भी वर्ण से पहले लगता है तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? ये चिन्ह ही क्या कहा जाता है? उपपदमानीय कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अगर ये आकृति पै वर्ण से पहले हो, तो हम कहते हैं जैसे 1 रुपए है और 1 का 1/4 क्या हो जाएगा? 1 का 1/4 क्या हो जाएगा? 25 पैसे, यानी 1/4 54 जिसको हम कहते हैं। तो ये वर्ण का आधा भी नहीं बोला जाएगा, 25% भाग बोला जाता है। तो पे को अगर इतने धीमे से बोलते हो आप, 25% भाग जितना बोलते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उपपदमानीय कहा जाता है। अगर फै को बोला जाएगा तो फै को उपपदमानीय कहा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 2 वर्ण है क्या, एक है? ये एक ही है, इस वर्ण से तो मतलब ही नहीं है। पै और फै को तो हम अलग से पढ़ते हैं, मतलब है सिर्फ इस चिन्ह का। अगर ये आकृति इस पै या फै से पहले आती है तो इस आकृति को उपपदमानीय कहा जाता है। तो आकृति तो एक ही है ना। अब यही आकृति अगर कै और ख के आगे आ जाएगी, हम आगे पढ़ेंगे अभी जिह्वा मूल्य में, तो वहां ये ही आकृति किस नाम से जानी जाती है? वहां जिह्वा मूल्य के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस कै और ख वर्ण को 1/4 करती है, और ये किसको करती है? ये पै और फै को 1/4 करती है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखें, जिह्वा मूल्य भी एक ही वर्ण होता है, ठीक है, और उपपदमानीय भी एक ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहां हमने उपपदमानीय का जो चिन्ह था उसको हमने समझा। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। उ, प, फ, ब, भ, इन सबको बोलते समय अपने ओष्ठ की आकृति में परिवर्तन होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब बात करें अगर हम नासिका की, तो नासिका के लिए सिर्फ
अगर जो पर्टिकुलर नासिका से उच्चारित होता है वो एक ही वर्ण है, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से उठता है। नासिका से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो है अनुस्वार। कौन सा वर्ण है? अनुस्वार। जो हम ये ऊपर लगाते हैं ना अनुस्वार, ये सिर्फ नासिका से उच्चारित होता है। ठीक है, अब एक और हम आगे कुछ पढ़ेंगे, इसमें नासिका से एक अलग सूत्र आएगा, वो द्विस्थान वाले में पढ़ेंगे। यहां हम एक स्थान से उच्चारित वर्णों को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे वर्ण एक स्थान से उच्चारित होने वाले हैं। ठीक है, तो नासिका से, अकेले नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण है वो कौन सा है दोस्तों? अनुस्वार। अनुस्वार जो वर्ण के ऊपर लगता है। दैट्स क्लियर। अब हम बात करें जिव्यामूल्य की। जिव्यामूलम, जिव्यामूल्य, इसको तो आप सिंपल ही वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, सूत्र भी याद नहीं रहते। ये जो निशान है, ये जो आकृति है 1/4 वाली, अगर यही आकृति अगर क या मान लो हो सकता है क के आगे नहीं आए तो ख के आगे आ जाए, दोनों में से किसी के भी आगे आ जाए। तो अगर दोनों में से किसी के आगे आती है तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? यहां जिव्यामूलम कहा जाएगा। जिव्यामूल्य। ठीक है, तो ये जिव्यामूल्य वर्ण है। क और ख ही जिव्यामूल्य हो जाएंगे अगर इनसे पहले ये आकृति लगी हुई मिलती। ग के आगे लगी हुई मिलेगी तो नहीं होगा, सिर्फ क और ख के आगे ये आकृति आ जाने पर यह जिव्यामूल हो जाती है। और अगर यही आकृति प या फ के पहले आ जाती है तो वो हो जाती है उपपदमानीय। तो ये दोस्तों हमने प्रथम फेज में इसको हमने पढ़ा है कि ये उच्चारण स्थान वो वर्ण है जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि सर ये तो आपने एक एक वर्ण एक एक स्थान से उच्चारित होने वाले बता दिए, लेकिन इनके अलावा और भी वर्ण रह जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अब इससे आगे हम उन वर्णों को लेते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक से अधिक स्थानों से होता है। सबसे पहले है इसमें अगला कंठ तालु। ध्यान रखें, नाम से पता चल रहा है कंठ प्लस तालु, दो स्थानों से मिला करके कुछ वर्णों को हम बोलते हैं, जिनके लिए सूत्र है ए देतौ कंठ तालु। ए देतौ कंठ तालु। कौन कौन से वर्ण हुए? ए, और जो ए देतौ जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? ए देतौ में यहां दोनों वर्ण आ गए, ए और आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? यहां समझे इसको, एत का मतलब है ए और ऐत का मतलब है आई। यहां ए तय और इसके अंदर जो मात्रा लगी हो आई और ये तय, ये दो अलग अलग वर्ण बता रहे हैं। तो ये ए और आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ और तालु से मिलाकर दोनों स्थानों से होता है। अब देखो इसका एक दूसरा ग्रामेटिक जो भाग है वो भी समझें। ए, अगर हम संधि की बात करें तो ए किन वर्णों को मिलाकर के बनता है? तो ए बनता है अ और ई को मिलाकर के बनता है ए। गुण संधि में पढ़ा है हमने, इनको मिलाकर के बनता है। अब ए का उच्चारण स्थान कहां से होता है दोस्तों? कंठ से, और ई का उच्चारण स्थान तालु से। ठीक है, तो दोनों जगह से उच्चारित होने के कारण ए का उच्चारण स्थान कहां से माना गया है? कंठ और तालु से माना गया है। क्लियर? तो ये दो वर्ण आए ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ये दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण है ए ऐ।
दूसरी हम आगे बात करेंगे कंठोष्ठ से। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दो उच्चारण स्थानों से, इन दो उच्चारण स्थानों से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है वो कौन सा है? कंठोष्ठ है। ओ दो तौ, ओ दो तौ कंठोष्ठ। इसमें ओ और औ ये दो वर्ण आ जाते हैं। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ और ओष्ठ से मिला करके होता है। व्याकरणिक दृष्टि से भी आप अगर इसको देखेंगे तो अ और उ, ए और उ। अब उ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओष्ठ से। और ए का कंठ से। ए और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ। गुण संधि में आपने पढ़ा है, बनता है ना। तो ये आपने यहाँ दूसरी जो इसकी व्याकरणिक प्रक्रिया थी उससे भी समझा कि कंठ और ओष्ठ से मिलाकर के ओ और औ वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो ओष्ठ से और कंठ से दोनों से मिलाकर के जो वर्ण उच्चारित होता है वो है ओ दो तो और औ। अब हम करें बात वकार की, तो वकार का होता है दंत और ओष्ठ से। दंतोष्ठ सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। देखो दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है वकारस्य उच्चारण स्थान कः। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? तत्र किम वदिष्यामि। हम कहेंगे दंत, दांत से, और ओष्ठ से, दोनों से उच्चारण स्थान जो दोनों से उच्चारित होता है वो है वकार। ठीक है, क्योंकि इसको बोलते समय हमारे जो व इसमें दांत और मुंह जो हमारे ओष्ठ हैं दोनों की आकृति में बदलाव होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ये परसवर्ण वाला जो प्रकार है उसमें आ जाता है ये, तो ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो अब तक हमने 7 पहले पढ़े, 3 अब हमने आगे पढ़े हैं, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ने वाले हैं। 7 पहले पढ़ लिए, 8, 9, 10 और 11वां है जो हमारा उच्चारण स्थान है वो है नासिका च। इसका सूत्र है नमगण नाम नासिका च। नासिका च। देखो सूत्र से स्पष्ट है, ये जो 5 नकार है प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण आता है ना, जैसे क वर्ग का न, य, ण, न, मैं, ये जो 5 वर्ण हैं अंतिम प्रत्येक वर्ग के, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से तो होता ही है, नासिका के साथ में च, यानी कि अपने अपने स्थानों से भी होता है। इसको अच्छे महत्वपूर्ण तरीके से समझ लें। जैसे हम बात करें इस न की, तो ये न क वर्ग में आता है, तो ये कंठ से उच्चारित होता था वहाँ, और कंठ के साथ में अब नासिका से भी हो रहा है। अर्थात इस च का मतलब यहाँ क्या हो गया? इस न के लिए नासिका और कंठ से हो गया। अगर हम बात करें य की, तो ये कौन से स्थान से होता है? तालु से। अरे भाई, आपने जब तालु वर्ण पढ़े थे तालव्य, तो उसमें क्या आया था? चू, तो च में ये आता है, तो ये तालु से हो गया और नासिका से इधर हो ही गया। इसी तरीके से अगर बात करें न, तो ये किस में आता है? मूर्धा से आता है एक तो, और मूर्धा के साथ में क्या हो गया? नासिका हो गया। न का जो उच्चारण स्थान है दंत, और उसके साथ में नासिका से हो गया। अगर हम बात करें मैं की, तो ये क्या हो गया? ओष्ठ और इस स्थान से। तो इनके भी 2-2 उच्चारण स्थान हो गए। ये जो 5 नकार है
ये भी दो स्थानों से उच्चारित होते हैं, नासिका से होते हैं और संबंध अपने अपने स्थान से भी होते हैं। तो ये दोस्तों हमने 11 भेद यहाँ उच्चारण स्थानों के पढ़े हैं। वापस आप इसका रिवाइज कर लें। मूल स्थान जो हैं, जो पाणिनि के द्वारा बताए गए हैं उच्चारण स्थान, उनकी संख्या कितनी हुई? उनकी संख्या है 8। अगर हम उनको प्रयोग दशा में लाते हैं तो उसमें से कंठ वर्ण जो है उर वो हट जाता है और बच जाते हैं हमारे पास 7 वो मूल स्थान हैं। 7 कौन से उच्चारण स्थान हैं? 7 मूल स्थान हैं। और अगर हम इनसे ही इनका दो को मिला करके काम में लेते हैं तो वहां इनकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन मूल थोड़ी बढ़ेंगे भाई। आप एक ही चीज से कई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वास्तविक चीज तो एक ही रहेगी ना। तो यहां भी जैसे आप बात करें, स्वरों की बात करते हैं तो मूल स्वर कितने होते हैं? 9। लेकिन उन्हीं मूल स्वरों से आप दीर्घ और प्लुत बना लेते हो, उनका और भेद कर लेते हो, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो वही बात यहाँ है, जो आपने अब जो भेद किए हैं वो हो गए 11। अब बात करें दोस्तों, कुछ इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम कि जो उच्चारण स्थान हमने देखे हैं, उच्चारण स्थान में जिन वर्णों को गिना गया है उसमें माहेश्वर सूत्रों के 42 वर्ण हैं। कितने माहेश्वर सूत्र से? 42 वर्ण, जिनका हमने उच्चारण स्थान अभी जाना है। उसमें 42 वर्ण तो माहेश्वर सूत्रों के हैं, एज इट इज लिए गए हैं। माहेश्वर सूत्रों में जितने भी वर्ण थे उन सभी वर्णों को यहां लिया गया है। ठीक है, स्वर और व्यंजन 9 मूल स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। उनको मिलाकर के 42 जो वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों के, उन सभी का उच्चारण स्थान यहां बताया गया है। उसके अलावा 4 और उच्चारण स्थान यहां बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है जिह्वामूलीय, एक है उपपदमानीय, एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान इसलिए बताया गया है कि ये पाणिनि शिक्षा में थे। पाणिनि के द्वारा पाणिनि इनको बताना चाहते थे, लेकिन वो माहेश्वर सूत्रों में इनको लिख नहीं सकते थे। लिखा कैसे जा सकता था? क्योंकि इनकी एक निश्चित आकृति जो वर्ण है वो नहीं है, एक संकेत है, तो संकेतों को वहां सूत्रों में नहीं लिखा गया। तो ये 4 भी मिला दिए जाते हैं, तो कुल मिला के कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है? पाणिनि के द्वारा कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है? सही जवाब होगा 46। पाणिनि के द्वारा माहेश्वर सूत्रों के कितने वर्णों को का उच्चारण स्थान बताया गया? सभी का बताया गया, 42 है, 42 के 42 का ही बताया गया। अब एक तो ये बात हो गई, 42 + 4 बराबर 46। एक दूसरी समीक्षा हम और यहां करते हैं कि एक स्थान से उच्चारित जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण एक ही स्थान से हुआ है वो कितने हैं? तो इन 42 में से 32 तो माहेश्वर सूत्रों के वर्ण हैं और जो 4 ये जो हैं जिह्वामूलीय, उपपदमानीय, विसर्ग और अनुस्वार, ये तो 32 + 4, 32 तो माहेश्वर सूत्रों के वर्ण और 4 ये, इनको मिलाकर के 36 जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही रहा है, एक ही जगह से उच्चारित होते हैं। और इसके अलावा जो एक से अधिक स्थानों से उच्चारित, तो एक से अधिक उच्चारण स्थान जिनके रहे हैं ऐसे वर्ण कितने हैं? 10 वर्ण रहे हैं। 10 वर्ण 6 + 4 जो 10 वर्ण हैं वो उनका उच्चारण स्थान रहा है वो एक से ज्यादा रहा है। तो ये भी आपको यहां इसमें
पूरे 10 एक ही जगह से आ जाएंगे। ये जो 10 वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान एक से अधिक स्थानों से रहा है। तो ये पूरा जो इसकी समीक्षा थी आपके सामने रखी गई। आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो अब किस तरीके के पूछे जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाता है जो सामान्यतः पूछा गया है अब तक परीक्षाओं में, जैसे वकारस्य उच्चारण स्थान कह, मतलब है वकार का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको दिया मैं वर्णस्य उच्चारण स्थान क, मैं वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब वहां नीचे आपको दे दिया गया नासिका या नासिका के साथ में ओष्ठ भी दिया, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, आपको मैंने वो सारी बातें यहाँ बताई है। उसके अलावा परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, एक से एकाधिक स्थानात उच्चारित वर्णक है, एक से अधिक स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण निम्न में से कौन सा है ना। तो वहाँ आपको उसकी पहचान करनी होती है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्रात् कति वर्णा नाम उच्चारण स्थान संकलित है, या माहेश्वर वर्णों से के कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अगर एक बार में समझ नहीं पाते हैं तो बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। एक और बात मैं यहाँ कहूँगा आपसे कि मैंने कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे हैं, इस भाग से निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देख लिया तो आपका ये कार्य, ये टॉपिक यहाँ निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।